हेलो स्टूडेंट, स्वागत करते हैं हम अपनी यूट्यूब चैनल वीके फिजिक्स ऑनलाइन में। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो जैसा कि हम लोगों ने पढ़ा है, वैद्युत द्विध्रुव क्या होता है कि समान आवेश एवं समान परिमाण एवं विपरीत प्रकृति के दो आवेश कुछ अल्पतम दूरी पर स्थित हों तो इसे हम कहते हैं वैद्युत द्विध्रुव। वैद्युत द्विध्रुव के कारण हम लोग देखेंगे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है। तो सबसे पहले होते हैं अक्षीय स्थिति में। तो अक्षीय स्थिति क्या होती है देखेंगे, अक्ष माने उसी की अक्ष में। तो वैद्युत द्विध्रुव बना लेते हैं पहले। तो वैद्युत द्विध्रुव हो गया ये -q और ये +q, यानी दो आवेश समान परिमाण हैं जिनके और विपरीत प्रकृति के दो आवेश, यानी समान आवेश एवं विपरीत प्रकृति के दो आवेश हैं और कुछ अल्पतम दूरी पर स्थित हैं। ये बीच की दूरी हो जाती है इसकी 2l। ये दो आवेश हैं। इसके मध्य बिंदु पर O बिंदु है, मध्य बिंदु O है। मध्य बिंदु O है, इसका मतलब यहाँ से यहाँ तक L दूरी हो जाएगी, यहाँ से यहाँ तक L दूरी हो जाएगी। अब यहाँ मध्य बिंदु O से इसकी अक्ष में, यानी ये इसकी अक्ष हो गई और ये इसकी निरक्ष हो जाती है। अक्ष में बिंदु O से r दूरी पर कोई बिंदु P स्थित है। अब बिंदु P पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितने आवेशों के कारण आएगी? दो बिंदु आवेश हैं, हम लोग पढ़ चुके हैं बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो यहाँ पर प्लस इस बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता आएगी -q आवेश के कारण और +q आवेश के कारण। तो -q आवेश के कारण कहाँ से यहाँ तक लिखेंगे और +q आवेश के कारण यहाँ से यहाँ तक। तो यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी होगी ये हो जाएगी r + l, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक r है और l और जुड़ जाएगी। तो यहाँ पर r ये है और l ये है, तो r + l हो जाएगी। जबकि +q से बिंदु P की जो बीच की दूरी है वो हो जाएगी r - l। ये बात समझ में आ गई होगी। तो यहाँ पर बिंदु O से r दूरी पर कोई बिंदु P स्थित है। यहाँ हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो -q आवेश के कारण जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, एक चीज और बता दें कि वैद्युत क्षेत्र की दिशा क्या होती है। वैद्युत क्षेत्र की दिशा होती है +q आवेश से दूर और -q आवेश की ओर, यानी प्लस से माइनस की ओर होती है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा होती है प्लस से माइनस की ओर। अब यहाँ बिंदु P पर निकालना है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। मान लेते हैं +q आवेश के कारण हम लोगों ने E1 माने। तो +q आवेश के कारण E1 की जो दिशा होगी वो कहाँ होगी, इससे बाहर की ओर होगी। तो यहाँ हो जाती है आपकी E1। और -q आवेश के कारण जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा होती है वो कहाँ की ओर होती है, उसी की ओर, माइनस की ओर होती है। तो यहाँ पर इसकी E2 हो जाएगी माइनस की ओर। इसका मतलब ये है कि यहाँ पर E2 हो गया, E1 हो गया, दोनों विपरीत डायरेक्शन में है। इसका परिणामी क्या होगा, इनका अंतर ही इनका परिणामी होगा। तो क्या लिखेंगे यहाँ पर, माना कोई वैद्युत द्विध्रुव A, B जिनके आवेश -q व +q हैं, उनके बीच की अल्प दूरी कितनी है, 2l है। इसके बिंदु O से, मध्य बिंदु O से r दूरी पर कोई बिंदु P स्थित है। बिंदु P पर हमें क्या करना है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, -q आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाली तो ये E2 हो जाती है, वो उसी की ओर होगी। +q आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहाँ की ओर होगी, E1 की ओर ही होगी। E1 जो है वो +q से बाहर की ओर होगी। तो अब हमें E1 और E2 की वैल्यू ज्ञात कर लेना है और E1 और E2 की वैल्यू हम क्या कर देते हैं, उनका परिणामी निकाल लेते हैं। फिर पहले हम निकालते हैं E1 की वैल्यू। तो E1 क्या था, +q आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो यहाँ पर लिख देंगे हम लोग +q आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो यहाँ E1 की जो वैल्यू आ जाएगी वो 1/4πε0 q अपॉन में r जो होती है बिंदु आवेश से उस बिंदु की दूरी जहाँ में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो यहाँ r जो होगी वो क्या होगी, +q से यहाँ तक की दूरी। +q से यहाँ तक की दूरी कितनी है, r - l है। और इसकी जो दिशा हो जाएगी, दिशा कहाँ से कहाँ हो जाती है, E1 की जो दिशा है इसको हम मान लेते हैं E1। E1 क्या था, +q आवेश के कारण। तो जो दिशा होगी वो क्या होगी, O से P की ओर। तो दिशा हो जाती है यहाँ पर OP। अब -q आवेश के कारण निकालते हैं, -q
आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ये E2 बराबर निकल आएगी। तो E2 बराबर निकलेगी हमारे पास 1/4πε0 Q अपॉन में R माइनस एल रखा था। अब यहाँ से देखेंगे माइनस क्यू से बिंदु P के बीच की दूरी कितनी निकाली हम लोगों ने, R प्लस एल निकाली है। तो यहाँ पर R प्लस एल लिख देंगे और इसका स्क्वायर, सॉरी यहाँ पर स्क्वायर होता है। तो E1 निकल आई और ये E2 हो जाती है। और दिशा इसकी क्या हो जाएगी, यहाँ पर E2 की दिशा है P से O की ओर, तो यहाँ पर विपरीत डायरेक्शन हो जाएगी P से O की ओर। E1 और E2 की वैल्यू निकल आई। अब इनका परिणामी निकालते हैं। तो परिणामी कैसे निकालेंगे कि बिंदु P पर परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हो जाती है E बराबर क्या हो जाएगी, इनका अंतर। तो अंतर कैसे निकालते हैं, बड़े में से छोटे को घटा करके देखते ये बड़ा होगा या ये बड़ा होगा। तो जो हर में छोटी संख्या होती है वो बड़ी होती है, यानी E1 बड़ी है और E2 कम है। तो हम लोग क्या लिखेंगे, E बराबर E1 माइनस E2। E1 और E2 की वैल्यू यहाँ रख देंगे तो परिणामी E आएगा आपका 1/4πε0 Q अपॉन में R माइनस एल का होल स्क्वायर माइनस 1/4πε0 Q अपॉन में R प्लस एल का होल स्क्वायर। यहाँ से इतना आ गया। इसको सॉल्व करने पर अपन को क्या प्राप्त होगा, Q अपॉन में 4πε0, ये कॉमन आ जाएंगे। Q अपॉन 4πε0 कॉमन ले लेते हैं यहाँ से, सॉल्व यहाँ करते हैं। आगे हम सब सॉल्व करेंगे कि E बराबर में E इक्वल आ जाएगा Q अपॉन में 4πε0 कॉमन लिया, यहाँ बचेगा 1 अपॉन में R माइनस एल का होल स्क्वायर प्लस का, सॉरी यहाँ पर माइनस 1 अपॉन में R प्लस एल का होल स्क्वायर। E इक्वल में आ जाएगा Q अपॉन में 4πε0। इसको सॉल्व करते हैं तो अपन लोग एलसीएम लेंगे इसका, तो एलसीएम आ जाएगा R माइनस एल और R प्लस एल का स्क्वायर। R प्लस एल यहाँ जाएगा तो R प्लस एल का स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ से R माइनस एल का स्क्वायर आ जाएगा। तो E इक्वल में Q अपॉन में 4πε0। जब इसको हम सॉल्व करते हैं तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगाएंगे तो एक में आ जाएगा a माइनस बी और एक में आ जाएगा a प्लस बी। तो यहाँ पर एक में a प्लस बी करेंगे तो एल एल कैंसिल हो गया तो 2r बन गया। फिर a माइनस बी करेंगे तो अपने पास r कैंसिल हो जाएगा तो हमें 2l मिलेगा। इसका मतलब यहाँ पर अपने को मिलेगा 2r इंटू 2l, ये मिलेगा। और यहाँ से मिल जाएगा r स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर, यहाँ से मिलेगा आपको r स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। चूँकि ये r माइनस एल है और r प्लस एल है तो यहाँ पर a माइनस बी a प्लस बी का होल स्क्वायर उसका फॉर्मूला लगेगा तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा, दोनों का स्क्वायर है तो हम होल स्क्वायर कर देते हैं। अब हम यहाँ देखेंगे कि जो l है वो सूक्ष्म दूरी है और इस r की दूरी ज़्यादा है, तो इसका मतलब l इज लेस देन r है। तो जब l लेस देन r है तो l स्क्वायर और भी लेस देन हो जाएगा r स्क्वायर के, तो l स्क्वायर इज लेस देन r स्क्वायर। अतः हम l स्क्वायर को r स्क्वायर की तुलना में हम ना के बराबर रखते हैं, यानी इसको छोड़ देते हैं। तो यानी E इक्वल में आ जाएगा Q अपॉन में 4πε0, यहाँ से मिलेगा 2r इंटू 2l अपॉन में यहाँ से मिलेगा r की पावर 4, क्योंकि r स्क्वायर बचेगा, l स्क्वायर खत्म। तो यहाँ पर r स्क्वायर का होल स्क्वायर यानी r की पावर 4 हो जाएगी और r की पावर 4 एक r से ये कैंसिल हो जाएगी, r की घात 3 बचेगी। और q और इंटू 2l, हम लोग जानते हैं q इंटू 2l होता है p माने वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। तो हम लोग यहाँ लिख सकते हैं E बराबर में 1/4π, यहाँ से ये आ जाएगा 1/4πε0 2p अपॉन में r क्यूब। ये आपका डेरिवेशन हो गया। ये आएगा फाइनली डेरिवेशन का जो सूत्र है कि E बराबर आएगा 1/4πε0 2p अपॉन में r क्यूब। ये अक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हो गई। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। आगे हम लोग देखेंगे वैद्युत द्विध्रुव के कारण निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता।
तो निरक्षीय स्थिति में निकालने के लिए हम लोग देखते हैं ये हो गया आपका वैद्युत द्विध्रुव। जैसा कि हम लोग देख चुके हैं अक्षीय स्थिति में, तो ये वैद्युत द्विध्रुव हो गया, इनके बीच की दूरी 2l हो जाती है, इनका मध्य बिंदु O हो जाता है। अब मध्य बिंदु O से हम लोग अक्षीय स्थिति में निकाले, तो इसकी अक्ष ये है, तो इसी की अक्ष में निकाला था अभी हमने, और अब हम निकाल रहे हैं कि इसकी निरक्ष में। तो निरक्ष माने यहाँ बिंदु P है, निरक्ष पर स्थित है बिंदु P। बिंदु P पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। इसके लिए हम देखेंगे क्या करें कि यहाँ से यहाँ तक की दूरी हो जाएगी। अब बिंदु P पर जब वैद्युत क्षेत्र की हमें तीव्रता निकालनी है, तो बिंदु P से हमें बिंदु आवेश की जो दूरियां होगी वो तो ज्ञात कर लेते हैं हम लोग। तो क्या होगा, ये L हो जाती है, ये L हो जाती है, ये R हो जाएगी। यहाँ हम लोग समकोण त्रिभुज देख रहे हैं, ये लंब हो गया, ये आधार हो गया, तो कर्ण क्या आ जाएगा आपका, आ जाएगा √L² प्लस R²। यहाँ पर भी वही होगा √R² प्लस L²। यहाँ से ये दूरी निकल आती है। अब हम बिंदु P पर हमें परिणाम वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैसे निकालेंगे देखते हैं। तो बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता -q आवेश के कारण आएगी प्लस q आवेश के कारण आएगी। तो -q आवेश के कारण जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी वो निकाल लेते हैं। तो -q आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, यहाँ हम इसको मान लेते हैं E1। -q आवेश के कारण जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है उसको मान लेते हैं E1। तो E1 बराबर आ जाता है 1/4 पाई ε0 q अपॉन में। अब दूरी कितनी है, यहाँ √R² प्लस L² है, तो इसका होल स्क्वायर कर देंगे तो अंडर कैंसिल हो जाएगा स्क्वायर से, तो केवल ये बचेगा L² प्लस R², ये बचेगा। अब इसकी जो दिशा है वो ज्ञात कर लेते हैं, क्या होगी, -q आवेश के कारण तो A से B है, यह बिंदु P है। तो जब -q आवेश के कारण जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा होगी तो माइनस की ओर ही होती है, तो यहाँ पर जो दिशा होगी वो माइनस की ओर होगी, यानी E1 की दिशा ये आ गई। और प्लस q आवेश के कारण जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा होगी वो बाहर की ओर होगी, यहाँ से ये हो जाती है बाहर की ओर, इसको मान लेते हैं हम E2। तो इसकी जो दिशा होगी यहाँ हम E1 पे लिख देते हैं दिशा कहाँ से कहाँ होगी, P से A की ओर, यानी P से A की ओर। ये हो जाती है आपकी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा, किसके कारण, -q आवेश के कारण। ऐसे ही हमें प्लस q आवेश के कारण निकालना होता है। तो प्लस q आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E2 इक्वल में आ जाएगी अपनी 1/4 पाई ε0 q अपॉन में, दूरी ये है, तो दूरी अपन लोग स्क्वायर आएगा सूत्र में, तो हम लोग अंडर से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, केवल बचेगा यहाँ पर √L² प्लस R²। तो वो एक ही चीज़ है, R² प्लस L² हो चाहे L² प्लस R² हो, एक ही चीज़ है इसको। और इसकी जो डायरेक्शन हो जाएगी, इसकी दिशा कहाँ से कहाँ, B से P की ओर, यानी B से P की ओर। अब हम लोग देखते हैं सदिश राशि कैसे, उसका जब E1 वेक्टर ये है, E2 वेक्टर ये है, तो इसका जो परिणामी होगा वो क्या होगा, तो परिणामी होगा इस डायरेक्शन में E, तो इस डायरेक्शन में E होगा परिणामी इसका। तो अब हम देखते हैं तो कैसे निकालेंगे E को। तो हम लोग देखेंगे यहाँ से जो एंगल होगा इसका थीटा एंगल होगा, ये भी थीटा एंगल होगा, क्योंकि ये दोनों भुजाएं बराबर हैं, इसका मतलब ये समद्विबाहु त्रिभुज है, और समद्विबाहु त्रिभुज में दोनों एंगल ही बराबर होते हैं। तो यहाँ पर ये L मिटा देते हैं, थीटा ये कोण हो गया, थीटा ये कोण हो गया, तो यहाँ से ये कोण और ये कोण एकांतर कोण होंगे, तो ये एंगल थीटा हो जाता है। और ये एंगल संगत कोण होते हैं, तो ये भी एंगल थीटा हो जाता है। इसका मतलब है E1 और E2 के बीच का जो कोण हो गया वो कितना हो गया, 2 थीटा हो गया। हम लोगों ने पढ़ा है 2 वेक्टर होते हैं और उनके बीच का कोई कोण दिया गया होता है, तो उनका जो परिणामी होता है वो निकाल लेते हैं। तो E1 व E2 2 वेक्टर क्वांटिटीज हैं, वेक्टर राशियां हैं, और इनके बीच का कोण कितना है, 2 थीटा है। यहाँ पर थीटा ये 2 थीटा हो जाता है। अब इसके हमें बीच का कोण 2 थीटा मिल गया। तो इनका जो परिणामी आएगा, तो परिणामी का फॉर्मूला क्या होता है, 2 वेक्टर राशि जिनके बीच का कोण थीटा हो, उनका परिणामी वेक्टर, तो परिणामी आता है E, तो
तो हम लोग लिखेंगे परिणामी ई बराबर में, ये फॉर्मूला होता है फर्स्ट ईयर में हम लोग पढ़ चुके हैं, तो E1 स्क्वायर प्लस E2 स्क्वायर प्लस 2E1 E2 कॉस थीटा। तो यहाँ पर ये फॉर्मूला होता है, क्योंकि ये थीटा जो है वो कितना है, कौन है, 2 थीटा, तो थीटा के स्थान पे हम लोग लिखेंगे 2 थीटा, 2 थीटा यहाँ पर लिख देंगे। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, E1 की वैल्यू ये रख देंगे और E2 की वैल्यू ये रख देंगे, तो E1 और E2 की दोनों की वैल्यू बराबर हैं, तो बराबर से मतलब ये होता है, हम लोग वैल्यू रख के देख लेते हैं। अंडर रूट E1 का मान रख देंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन में R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर इसका होल स्क्वायर प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन में R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर इसका होल स्क्वायर प्लस का 2 E1 की वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन में R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर इंटू, अब E2 की वैल्यू भी वही होगी, तो E2 की वैल्यू रख देंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन में R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर इंटू में कॉस 2 थीटा आ जाएगा। यहाँ पर आगे देखेंगे इसका जो सॉल्व होगा, हम लोग ये और ये वैल्यू ये वैल्यू ये वैल्यू एकदम बराबर हैं, तो बराबर हैं तो इसको ये इसका होल स्क्वायर हो जाएगा, तो यानी ये होल स्क्वायर एकदम कॉमन आ जाएगा, और जब कॉमन आएगा तो स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा, यानी आपको मिलेगा E इक्वल में 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन में R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। अंडर रूट से बाहर आ जाएगा, बचेगा क्या, यहाँ 1 बचेगा, यहाँ 1 बचेगा, तो 1 और 1 कितना हो गया 2, प्लस यहाँ बचेगा 2 और यहाँ बचेगा कॉस 2 थीटा, तो यहाँ बचेगा 2 प्लस 2 कॉस 2 थीटा। तो इसको आगे सॉल्व करते हैं, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन में R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर अंडर रूट 2 कॉमन लिया, तो बचेगा 1 प्लस कॉस 2 थीटा, और कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला होता है 1 प्लस कॉस 2 थीटा बचेगा, कॉस 2 थीटा को हम लिख सकते हैं 2 कॉज स्क्वायर थीटा माइनस 1, तो यहाँ से 2 कॉज स्क्वायर थीटा माइनस 1 ये कर सकते हैं, 1 से ये 1 कैंसिल हो जाएगा, तो E इक्वल में आपको मिलेगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन में R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। अब यहाँ पर अंडर रूट ये कैंसिल हो गया, तो 2 दूना 4, ये 4 हो जाएगा, और 4 का जब स्क्वायर रूट लेंगे तो 2 बचेगा, और कॉज स्क्वायर थीटा का स्क्वायर रूट लेंगे तो ये कॉस थीटा बचेगा, यानी बचा है अपने पास 2 कॉस थीटा। अब यहाँ पर कॉस थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, देखो यहाँ से हम लोग निकालेंगे कॉस थीटा, ये थीटा है, हम लोग देखेंगे राइट एंगल में APO में, समकोण त्रिभुज APO में हम लोग कॉस थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटे कर्ण, तो आधार अपने पास क्या है, ये L है, और कर्ण क्या है अपने पास अंडर रूट R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर है, तो हम लोग कॉस थीटा की जगह पर पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, L अपॉन में अंडर रूट R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर लिख सकते हैं, तो E इक्वल में 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन में R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर इंटू यहाँ पर लिख देंगे 2 L अपॉन में अंडर रूट R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, E इक्वल में आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q इंटू 2L बन जाएगा P, ये अंडर रूट है, ये 1 है, तो घात कितनी हो जाएगी, अंडर रूट के मतलब होता है कि 1/2 घात, 2 घात, तो 1/2 घात और 1 मतलब 3/2 हो जाती है, तो R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर की घात हो जाएगी 3/2। फिर वही कंडीशन लगाएंगे कि L जो है वो लेस देन R है, तो L स्क्वायर इज लेस देन R स्क्वायर हो जाएगा, तो हम L स्क्वायर को हम निगलेक्ट करके छोड़ देंगे, तो बचेगा कितना R स्क्वायर, और R स्क्वायर का हम पावर कितने करेंगे, कितना है 3/2 है, तो यहाँ पर ये 2 कैंसिल हो जाएगा, केवल बचेगा R की घात 3, R की पावर 3, तो E इक्वल में अपने पास फॉर्मूला मिला 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P अपॉन में R क्यूब, तो अपन को ये फॉर्मूला प्राप्त हो जाता है निरक्षीय स्थिति में। हम लोग जानते हैं अक्षीय स्थिति में क्या मिला था हमें, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2P अपॉन R क्यूब, निरक्षीय स्थिति में क्या मिला हमें, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P अपॉन में R क्यूब। ये हो गया निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ओके।